अब समर ट्रांसफर्स पे ऑनेस्टली सीरियस बात करते हैं। हर साल पैटर्न सेम होता है। सीजन खत्म होने के बाद पैनिक मोड ऑन हो जाता है। फिर लास्ट मिनट नेगोशिएशंस होती है, फाइनेंशियल जगलिंग होती है और फिर एंड में कॉम्प्रोमाइज साइनिंग्स होती है। और प्रॉब्लम यह है कि जब डिसीजंस प्रेशर और पैनिक में लिए जाते हैं तो वो यूजुअली शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। ऐसे मूव्स कभी कभी एक सीजन संभाल देते हैं, लेकिन 2 से 3 साल बाद वही इश्यूज वापस आ जाते हैं। इस बार अगर क्लब सच में रिबिल्ड करना चाहता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं, जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाना चाहता है, तो अप्रोच अलग होनी चाहिए। प्लानिंग लास्ट वीक में नहीं, अभी से स्टार्ट होनी चाहिए। और प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मार्केट में कौन अवेलेबल है या कौन डिस्काउंट पे मिल सकता है। रियल प्लानिंग का मतलब है पहले ये क्लियर करो कि हमें एग्जैक्टली किस टाइप का प्लेयर चाहिए, हमें किस रोल की कमी फील हो रही है। हमें गोल स्कोरर चाहिए, गेम कंट्रोलर चाहिए, डिफेंसिव लीडर चाहिए या स्क्वाड डेप्थ चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी साइनिंग परफेक्ट नहीं होगी। और इसी सीरियस डिस्कशन के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, जूलियन एल्वारेज। फैंस एक्साइटेड है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और नेचुरली डिबेट स्टार्ट हो चुकी है कि क्या वो नेक्स्ट बिग मूव हो सकता है। लेकिन एक्साइटमेंट के साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि क्या ये सिर्फ एक अट्रैक्टिव नाम है या सच में वो प्रोफाइल है जो टीम को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। और देखो, ये इंटरेस्ट कोई नया नहीं है। जब जूलियन एल्वारेस मैनचेस्टर सिटी में था तब भी बार्सिलोना का नाम उसके साथ जोड़ा जा रहा था। उस वक्त भी बोला जा रहा था कि क्लब उसकी गेम को पसंद करता है। फिर जब वो एटलेटिको मैड्रिड ज्वाइन करने वाला था तब भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि बार्सिलोना उस सिचुएशन को क्लोजली देख रही है। मतलब क्लियरली क्लब उसकी क्वालिटी पसंद करता है। उसकी मूवमेंट स्मार्ट है, वो बिना बॉल के इंटेलिजेंट रन्स करता है, प्रेस करता है बिना थके, डिफरेंट पोजीशंस पे खेल सकता है और बिग मैचेस में प्रेशर से नहीं डरता। ये सब क्वालिटीज इम्प्रेसिव है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी प्लेयर को पसंद करना और उस पर 200 मिलियन खर्च करना दोनों अलग चीजें होती हैं। एडमायर करना फ्री होता है, मैसिव इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है। मीडिया जो 200 मिलियन पैकेज बोल रही है वो सिर्फ ट्रांसफर फी नहीं है। लोग सिर्फ हेडलाइन देखते हैं 100 से 120 मिलियन ट्रांसफर की, लेकिन असली कॉस्ट उससे भी ज्यादा होती है। प्लेयर की 4 से 5 साल की सैलरी ऐड करो, साइनिंग बोनसेस ऐड करो, एजेंट की फीस ऐड करो, परफॉर्मेंस बोनसेस भी ऐड करो, तब जाके टोटल कॉस्ट 200 मिलियन के आसपास पहुंच सकती है। मतलब ये सिर्फ एक साइनिंग नहीं है, एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट है। और जब आप इतने मिलियंस ऑफ यूरोज इन्वेस्ट करते हो तब डिसीजन सिर्फ इस बात पे नहीं हो सकता कि प्लेयर अच्छा है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एग्जैक्टली वही रोल प्ले करेगा जो टीम को अर्जेंटली चाहिए, क्या वो सिस्टम में परफेक्टली फिट होगा, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हमारे स्टाइल से मैच करती है। क्योंकि अगर टैक्टिकल फिट परफेक्ट नहीं हुआ तो चाहे प्लेयर कितना भी टैलेंटेड हो, रिस्क बहुत बड़ा हो जाता है। जूलियन एल्वारेस टैलेंटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या वो ट्रेडिशनल नंबर 9 है। अगर हम ऑनेस्टली गेम एनालाइज करें तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है जब वो ड्रॉप करता है, हाफ स्पेसिस में आता है, मिडफील्ड के साथ कंबाइन करता है, प्रेसिंग ट्रिगर सेट करता है। वो एक इंटेलिजेंट हाइब्रिड फॉरवर्ड है। लेकिन बार्सिलोना को इस वक्त एक हाइब्रिड नहीं, एक स्पेशलिस्ट चाहिए। हमें एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो बॉक्स के अंदर डिफेंडर्स के बीच सरवाइव करे, जो एरियल डुअल्स विन करे, जो क्रॉसेस पे अटैक करे, जो हाफ चांस को भी गोल में कन्वर्ट करे। क्योंकि अभी प्रॉब्लम यह है कि टीम को मैच जीतने के लिए 3 से 4 गोल स्कोर करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि डिफेंसिव स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं है कि 1-0 कंफर्टेबली डिफेंड हो सके। अगर स्ट्राइकर भी ड्रॉप करके प्लेमेकर बनेगा तो बॉक्स में कौन रहेगा और कौन नियर पोस्ट रन करेगा। यहाँ प्रोफाइल मिसमैच का रिस्क क्लियर दिखाई देता है। और जब 200 मिलियन का इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल मिसमैच के साथ हो तो रिस्क मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सिचुएशन थोड़ा देजावू देती है एंटनी ग्रिजमान वाली साइनिंग का। ग्रिजमान फिनोमिनल प्लेयर था, उसकी इंटेलिजेंस टॉप क्लास थी, वर्क रेट आउटस्टैंडिंग था, लेकिन सिस्टम में उसका एग्जैक्ट रोल डिफाइन नहीं हो पाया। ना वो प्योर विंगर था, ना प्योर नंबर 9, ना प्योर 10। और फिर इसका रिजल्ट ये हुआ कि क्वालिटी होने के बावजूद टेक्टिकल कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। एल्वारेस का केस सिमिलर हो सकता है अगर क्लियर स्ट्रक्चर ना हो। और जब आप इतने यूरोस स्पेंड करते हो तो आप क्वालिटी प्लेयर नहीं, परफेक्ट सॉल्यूशन खरीदते हो। परफेक्ट सॉल्यूशन जो एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम सॉल्व करे जो स्क्वाड में सबसे अर्जेंट है। और सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम सिर्फ गोल्स नहीं है, सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम बैलेंस है।
बैलेंस का मतलब क्या? बैलेंस का मतलब है जब टीम अटैक करे तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर रेडी हो ट्रांजिशन हैंडल करने के लिए। अभी क्या होता है, जैसे ही बॉल लूज होती है मिडफील्ड ओपन हो जाती है, डिफेंसिव लाइन एक्सपोज्ड हो जाती है और पोजीशन काउंटर पे डायरेक्ट थ्रेट बन जाता है। ये इशू एक और अटैकर से सॉल्व नहीं होगा, ये इशू सॉल्व होगा स्ट्रक्चर से। सबसे पहला एरिया जहां इंप्रूवमेंट चाहिए वो डिफेंसिव मिडफील्ड है। हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो सिर्फ टैकल्स ना करे बल्कि एंटीसिपेशन रखे, जो पासिंग लेन्स ब्लॉक करे, जो अपोजिशन के काउंटर को अर्ली स्टेज पे ही किल कर दे, जो टेम्पो कंट्रोल करे जब गेम केओटिक हो रहा हो। ऐसा प्लेयर मिडफील्ड को शील्ड देगा, सेंटर बैक्स को कॉन्फिडेंस देगा और फुल बैक्स को फ्रीडम देगा अटैक ज्वाइन करने की। एक इंटेलिजेंट डिफेंसिव मिडफील्डर पूरा टैक्टिकल इकोसिस्टम चेंज कर सकता है। दूसरा एरिया है डिफेंसिव लीडरशिप। फास्ट डिफेंडर होना इनफ नहीं होता, ऑर्गेनाइजर होना जरूरी होता है। एक ऐसा सेंटर बैक जो बैकलाइन को कमांड करे, जो कम्युनिकेशन क्लियर रखे, जो ऑफ साइड ट्रैक कोऑर्डिनेट करे, जो यंग डिफेंडर्स को गाइड करे। डिफेंडिंग सिर्फ इंडिविजुअल डुअल्स नहीं होता, कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर डिफेंसिव यूनिट सिंक्रोनाइज्ड हो जाए तो सीजन में 10 से 15 गोल्स कम कंसीड होंगे, और 10 से 15 गोल्स कम कंसीड करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए प्राइसलेस होता है, क्योंकि ट्रॉफीज सिर्फ अटैक से नहीं डिफेंसिव स्टेबिलिटी से जीती जाती है। और अब स्ट्राइकर की बात वापस करें तो हमें सुपरस्टार नहीं, हमें रोल स्पेसिफिक स्ट्राइकर चाहिए। कोई ऐसा जो ग्लैमरस हेडलाइंस में ना हो लेकिन स्कोर शीट में कंसिस्टेंटली हो। कोई जो 20 से 25 लीग गोल्स गारंटी करे बिना सिस्टम डिस्टर्ब किए। कभी कभी 40 टू 50 मिलियन का करेक्ट प्रोफाइल 200 मिलियन के बिग नेम से ज्यादा इम्पैक्ट देता है, क्योंकि वो सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है, ओवरशैडो नहीं। फिट फेम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जब रिक्रूटमेंट फिट पे बेस्ड होती है तब टीम ऑर्गेनिक तरीके से इम्प्रूव होती है। तीसरा मेजर इशू है स्क्वाड डेप्थ। लॉन्ग सीजन में इंजरीज इनविटेबल होती है। अगर एक से दो की प्लेयर्स इंजर्ड होते ही परफॉर्मेंस कोलैप्स हो जाए, इसका मतलब डेप्थ वीक है। एक सुपरस्टार साइनिंग से डेप्थ इंप्रूव नहीं होती, 2 से 3 सॉलिड रोटेशनल प्लेयर से इंप्रूव होती है। ऐसे प्लेयर जो रोटेशन मेंटेन करे, इंटेंसिटी ड्रॉप ना होने दे और कंपटीशन क्रिएट करे। इंटरनल कंपटीशन ही परफॉर्मेंस को एलिवेट करता है। फाइनेंशियल रियलिटी को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अगर 200 मिलियन का साइनिंग पैकेज फ्लॉप हो गया तो 3 साल का प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, वेज स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो सकता है, ड्रेसिंग रूम में इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। स्मार्ट स्ट्रेटेजी ये है कि इन्वेस्टमेंट स्प्रेड करो। 60 टू 70 मिलियन रेंज के 2 से 3 टारगेटेड साइनिंग्स करो। एज प्रोफाइल 22 टू 26 रखो ताकि रीसेल वैल्यू हो। वेज स्ट्रक्चर कंट्रोल रखो ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो। सस्टेनेबल प्लानिंग ग्लैमरस नहीं होती लेकिन सक्सेसफुल होती है। फैंस नेचुरली एक्साइटेड होते हैं जब हेडलाइंस में हैरी केन या अर्लिंग हालैंड जैसे नाम आते हैं, लेकिन हेडलाइंस और ट्रॉफीज में डिफरेंस होता है। हेडलाइंस डोपामिन देती है, स्ट्रक्चर चैंपियनशिप देता है। अगर क्लब फिर से सिर्फ एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए बड़ा नाम लाता है तो वो शॉर्ट टर्म बज होगा, लेकिन अगर क्लब कैलकुलेटेड रोल बेस्ड साइनिंग्स करता है तो वो लॉन्ग टर्म डोमिनेंस बिल्ड करेगा। एंड में बात सिंपल है, हमें मार्केटिंग मूव नहीं टैक्टिकल मूव चाहिए। हमें सोशल मीडिया अनाउंसमेंट नहीं, ग्राउंड पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। क्योंकि जब टीम बैलेंस्ड होती है ना, तब हर मैच में 3 से 4 गोल्स मारना कंपल्शन नहीं होता। तब आपको ओवर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तब 1-0 की स्कोर लाइन बोरिंग नहीं लगती, पावरफुल लगती है। क्योंकि तब कंट्रोल फील होता है, तब ओपोजिशन डेस्परेट होती है और आप काम रहते हो। और जब एक टीम 1-0 को कंफर्टेबली प्रोटेक्ट करने लगे, जब डिफेंसिव लाइन कॉन्फिडेंट हो, मिडफील्ड पैनिक ना करे, स्ट्राइकर को हर चांस पे प्रेशर ना फील हो, तब समझ लो रीबिल्ड सिर्फ शुरू नहीं हुआ, सही डायरेक्शन में चल भी रहा है। रीबिल्ड का मतलब सिर्फ नए प्लेयर्स लाना नहीं होता। रीबिल्ड का मतलब होता है आइडेंटिटी वापस लाना, स्ट्रक्चर वापस लाना, डिसिप्लिन वापस लाना। और जब ये 3 चीजें वापस आ जाती हैं तब ट्रॉफीज नेचुरली फ्लो करती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, विस्का बारसा।